नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज का जो व्याख्यान है, ये व्याख्यान एक बहुत महत्वपूर्ण डिबेट और विवेचनीय विषय है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब भी हम संवैधानिक विचार की बात करते हैं या इस प्रकार की बात करते हैं कि कानून, विधि, संविधान किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं और जो व्यवस्थाएं उसमें रही है, वो व्यवस्थाएं आम जीवन के या शासन संचालन को जिस प्रकार से प्रभावित करती है, उसका अध्ययन अध्यापन किया जाना चाहिए। ये व्याख्यान एमए परिवेश के जो विद्यार्थी हैं लोक प्रशासन विषय के और जिनका भारतीय संविधान एक प्रश्न पत्र है, उस प्रश्न पत्र के लिए बहुत उपयोगी है। साथ ही अन्य जो सामाजिक संकाय है, उन सामाजिक संकायों के लिए भी उपादेय है। आज के इस व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान जो है उसकी प्रकृति क्या है, उसकी नेचर क्या है। प्रकृति की जब बात की जाती है तो ये देखा जाता है कि संविधान किस स्वरूप को लेकर के बना हुआ है और वो जो स्वरूप है वो उसके शासन प्रशासन को किस प्रकार से प्रभावित करता है। इसी प्रकार की हम अगर बातचीत करें तो हम ये देखते हैं कि भारतीय जो संविधान है या जो भारतीय शासन प्रणाली है वो अनेक स्तरों पर कार्यरत है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये संघात्मक स्तर पे या केंद्रीय स्तर पर भी शासन संचालन होता है। ठीक इसी प्रकार से भारत में अनेक जो राज्य हैं, इकाइयां हैं, वो भी अपने स्वतंत्र डोमेन में शासन संचालन करती है। साथ ही स्थानीय शासन की जो संस्थाएं हैं, नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर पालिकाएं हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद भी अपने अपने डोमेन में स्वतंत्र रूप से काम करती है। जिस प्रकार से केंद्रीय स्तर पर विधायिका कार्यपालिका का गठन होता है, उसी प्रकार से राज्य स्तर पर भी विधायिका और कार्यपालिका का गठन होता है और स्थानीय स्तर पर भी विधायिका और कार्यपालिका का गठन होता है। इसका मतलब ये कहा जाए कि भारत में त्रिस्तरीय शासन प्रणाली है, केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय स्तर की। तो ऐसे देखा जाए तो भारत का जो शासन है वो अनेक जो स्तर है उन पर विभाजित है। तो भारत में जो शासन प्रणाली जो विभाजित है, इसका तात्पर्य है कि भारत का जो संविधान है वो उनको इस प्रकार की अनुमति देता है कि वो विभिन्न प्रकार के स्तरों पर शासन को संचालित करें। अगर ऐसा देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान है वो बहुस्तरीय है, या ये कहा जाए कि वो एक संघात्मक शासन प्रणाली वाला संविधान है। और अगर हम देखते हैं इस प्रकार से तो भारतीय संविधान के बारे में बातचीत करने से पहले ये बातचीत करें कि जो शासन या जो संविधान है वो दो स्तरों पे काम करता है। एक एकीकृत या एकात्मक संविधान, दूसरा संघात्मक और परिसंघीय संविधान। एकात्मक संविधान की जब बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से सामने आता है सवाल कि इसका मतलब है कि संविधान को जो उपयोग करने वाले जो शासन है या सरकार है वो एक ही स्तर पे होगी। यूरोप के अधिकांश देश, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और ऐसे जैसे अनेक देश हैं जहां पर केवल एक ही सरकार या केंद्रीय सरकार होती है, बाकी अन्य प्रांतीय या प्रादेशिक सरकार नहीं होती है। इसका मतलब है कि शासन का एक ही ढांचा, एक स्तरीय ढांचा है, या तो वहाँ स्थानीय प्रशासन होता है, उसके बाद में सीधा केंद्रीय प्रशासन होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि संविधान प्रदत्त सभी शक्तियों का उपयोग अगर एक ही सरकार या केंद्र सरकार में निहित होता हो और केंद्र सरकार सर्वसर्वा हो, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि वहाँ पर एकात्मक शासन है या वहाँ पर एकात्मक संविधान का शासन स्थापित है। संघात्मक शासन की जब हम बात करते हैं तो संघात्मक शासन का मतलब है कि संघ, फेडरल, एक समूह, अर्थात वह अनेक इकाइयों से मिलकर के बना हुआ एक समूह है, एक संघ बनता है, वहाँ पर संघात्मक शासन होता है। अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका को एक प्रमुख रूप से या विकसित संघात्मक शासन वाला देश कहा जाए
और वहाँ के संविधान को कहा जाए तो एक अच्छा उदाहरण है। वहाँ पर क्या हम कह सकते हैं कि वहाँ पर अनेक जो राज्य हैं, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका है वो 50 राज्यों से मिलकर के बना हुआ संघ है, और वहाँ पर एक केंद्रीय सरकार है, साथ में प्रत्येक राज्य में अपनी अपनी सरकार है, वहाँ पर प्रत्येक राज्य का अपना संविधान है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि जहाँ संघात्मक शासन होगा वहाँ 2 स्तरों पर, न्यूनतम 2 स्तरों पर सरकारों का गठन किया जाएगा। कार्यपालिका होगी, विधायिका होगी। न्यायपालिका हो या ना हो, जब हम ये चर्चा करेंगे अपने बारे में तो अलग से चर्चा करेंगे इस बात की। न्यायपालिका अनेक स्तरों पे हो ना हो, लेकिन विधायिका और कार्यपालिका अनेक स्तरों पे या न्यूनतम 2 स्तरों पे होने चाहिए, एक केंद्रीय स्तर पर, एक प्रांत या प्रादेशिक स्तर पर। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्येक जो राज्य है उसका अपना संविधान है, अपनी विधायिका है, अपनी कार्यपालिका है। उसी प्रकार से वहाँ पर जो केंद्र है या संघ है वहाँ पर उसकी अपनी सरकार है, अपना कार्यपालिका है। तो इस प्रकार से वहाँ पर राज्यों के बीच में एक समन्वय या सहकारिता का भाव है कि सभी राज्य मिलकर के एक समूह बनाते हैं, जिसको वो संघात्मक शासन कहते हैं। अब संघात्मक शासन का तात्पर्य यह है कि वहाँ पर केंद्र और राज्य इन दोनों के बीच में, कि केंद्र और राज्य इन दोनों के बीच में एक शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, और वो अपने अपने क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से या सार्वभौमिकता का उपयोग करते हुए शासन संचालन करना चाहिए। इसका मतलब है कि जहां संघात्मक शासन है वहां केंद्र और राज्यों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है कि केंद्र और राज्यों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, और वो कॉन्ट्रैक्ट इस प्रकार का है कि राज्य जो हैं वो शक्ति केंद्र को देते हैं, अर्थात राज्य वहां पर प्रमुख डोमेन में है और केंद्र वहां पर कहते हैं कि पश्च डोमेन में है। राज्य जो हैं वो अपनी शक्तियों का या अपने संसाधनों का कुछ भाग केंद्र को इसलिए देता है कि वो सार्वभौमिकता या समन्वयकारिता या सार्वग्रहिता का भाव रखते हैं और वो एक समूह के रूप में काम करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा होता है। साथ ही जो सत्ता का जो फ्लो है, जो पावर जो कहते हैं फ्लो है, वो राज्य से केंद्र की ओर होता है, वो राज्य से केंद्र की ओर होता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि संघात्मक शासन जहां पर होता है या परिसंघीय शासन जहां पर होता है या फेडरल सिस्टम जहां पर होता है, वहां केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन होता है। केंद्र और राज्य अपने अपने क्षेत्र में सार्वभौमिकता का उपयोग करते हुए शासन संचालन करते हैं। अब बात आती है कि जब केंद्रीय या संघात्मक शासन जो होता है, उस संघात्मक शासन या केंद्र शासन के लिए आवश्यक तत्व क्या है? अगर हम इस प्रकार से देखते हैं तो ये जो प्रमुख जो सिद्धांत दिए गए हैं प्रोफेसर व्हीलर के द्वारा दिए गए हैं, उन्होंने कहा कि परिसंघीय संविधान में संघ और शक्तियों का विभाजन इस प्रकार से होता है कि दोनों अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से शक्तियों का उपयोग करते हैं, दोनों में सहयोग होते हैं, न कि अधीनता। इसका मतलब स्वतंत्रता और समन्वयकारिता होती है। ये समन्वयकारिता और सहयोग कब होगा? जब उनमें शक्तियों का विभाजन होगा। इसका मतलब है कि केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। दूसरा प्रमुख जो सिद्धांत है वो है संविधान की सर्वोच्चता, अर्थात केंद्र और राज्य के बीच में इस प्रकार का लिखित कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि दोनों उस विधि या उस अधिनियम को या उस संविधान को माने जिसकी वो अनुपालना करते हैं। तीसरी बात यह है कि उन दोनों के बीच में जो चीज़ लिखा, जो विभाजन किया गया वो लिखित होना चाहिए, उसका बंटवारा वो होना चाहिए, ताकि हम ये महसूस कर सके या इस बात को कहते कि तथ्य के रूप में रख सके कि उन दोनों के बीच में जो बंटवारा किया गया है वो लिखित है, कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार है और जिसको तथ्य के रूप में या प्रमाण के रूप में उपस्थित किया जा सके। चौथी बात महत्वपूर्ण आती है कि जो संघात्मक शासन वाले देश हैं, उन संघात्मक शासन वाले देशों के लिए महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जो संविधान या विधि जिसके तहत उनकी शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिसके तहत उनको विधायिका और कार्यपालिका का गठन हुआ है, अर्थात जिसके तहत वो अपनी सत्ता का उपयोग करते हैं, वो कठोर होना चाहिए, अपरिवर्तनशील होना चाहिए। इस प्रकार का परिवर्तनशील नहीं होना चाहिए कि केंद्र चाहे जब उसको परिवर्तित कर दे, तो उसमें कठोरता का भाव होना चाहिए। पांचवी और महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, ताकि जब भी केंद्र और राज्य के बीच में डिस्प्यूट हो तो वो उसका निवारण कर सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि केंद्र व इकाइयों की सार्वभौमिकता होनी चाहिए।
अब हम ये जो जितने भी जो तथ्य आवश्यक हैं जो संघात्मक शासन या परिसंघीय शासन के लिए महत्वपूर्ण है, उसके लिए हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो भारतीय जो संविधान है वो संघात्मक शासन को लिए हुए है, संघात्मक स्वरूप धारण किए हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है। भारतीय संविधान के अध्याय 11 में केंद्र और राज्य के बीच में विधायी विषयों का बंटवारा किया गया है। 3 अनुसूचियों का निर्माण किया गया है। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय जब बनाई गई तो 97 विषय हुआ करते थे। राज्य सूची जो है प्रोविंशियल जो लिस्ट है उसमें इस समय 61 विषय हैं, 66 हुआ करते थे जब बनाई तब। और संवर्धित सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं, जब बनाए तब 47 विषय हुआ करते थे। अर्थात संघ सूची जो है, इस संघ सूची का तात्पर्य है कि सेंट्रल लिस्ट इसको हम कहते हैं, और सेंट्रल लिस्ट ये कहती है कि संघ के पास में जो प्रमुख महत्वपूर्ण विषय है जो एक समूह के लिए संघ के लिए आवश्यक है, जिसमें रक्षा, सशस्त्र बल, विदेश, नागरिकता, रेलवे, मुद्रा, न्यायालय, शुल्क, ये जो प्रमुख विषय है वो संघ के पास होना चाहिए। इन पर विधि बनाने का अधिकार भारतीय संसद को दिया गया है। अर्थात भारतीय संसद इन पर विधि बनाने का अधिकारिता रखती है। दूसरी जो स्टेट लिस्ट है जिसमें 61 विषय है, उसमें कानून, पुलिस, स्वास्थ्य, भूमि, प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर, ये जो है इस प्रकार के जो स्थानीय विषय हैं वो स्टेट लिस्ट में राज्यों को दिया गया है, और राज्य इन पर अपने डोमेन में या अपने क्षेत्र में कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। तीसरे प्रकार की जो सूची है जिसको हम संवर्धित सूची कहते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट जो होती है उसमें 40 वर्तमान में 52 विषय है, जब बने तो 47 हुआ करते थे। और इन जो विषय हैं इन विषयों में शादी, तलाक, भूमि स्थानांतरण, ट्रस्ट, सिविल प्रक्रिया, श्रम कल्याण, बिजली, समानांतर, प्रेस, ट्रस्ट, इस प्रकार के जो विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों प्रकार की अधिकारिता रखते हैं, वो दोनों प्रकार के जो लोग हैं, दोनों प्रकार के जो विधायिका, कार्यपालिका उस पर अपनी विधि बना सकती हैं। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान ये कहता है कि भारतीय संविधान में संघ और राज्यों को अपने अपने क्षेत्र में विधि बनाने की अधिकारिता दी गई है। हमारा 73वां जो 14वां संविधान संशोधन है उसमें स्थानीय जो इकाइयां हैं, जो स्थानीय शासन प्रशासन की प्रमुख इकाइयां हैं, उन इकाइयों को भी संवैधानिक प्रावधान में अधिकार दिया गया है, उनको संवैधानिक उनकी स्टेटस दे दिया गया है। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के तहत वो विभिन्न प्रकार के शुल्क, विभिन्न प्रकार की विधि, विभिन्न प्रकार के अपने जो कार्य हैं उनको संपादित करने के लिए वह टैक्सेस लगा सकती है, शुल्क लगा सकती है, फीस कहते हैं कि वो जारी कर सकती है, उसका कहते हैं कि वो उसको इकट्ठा कर सकती है। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन है। तो पहली शर्त जो ये कहा गया है कि साहब भारत में शक्तियों का विभाजन किया गया है, केंद्र और राज्य अपने अपने डोमेन में स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। तो ये आवश्यक जो संघात्मक शासन के लिए तत्व है वो भारत संविधान उसकी पूर्ति करता है। दूसरा यह है कि संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता ये कहती है कि केंद्र या राज्य, संघ या इकाइयां उसका अक्सर से पालन करेगी और उसमें जो दिया गया है उसके अनुसार अपने शासन संचालन करेगी। तो भारतीय संविधान को हम जिस प्रकार से देखते हैं तो भारतीय संविधान में विधायी और कार्यपालिका और न्यायपालिका शक्तियों का विभाजन किया गया है। भारतीय जो विधायी विषय हैं उनके लिए संसद का अनुगठन किया गया है। आर्टिकल 79 से लेकर के और समथिंग 80-86 इस प्रकार के जो अधिनियम हैं, आर्टिकल्स हैं, उन आर्टिकलों में कहते हैं कि भारतीय संसद की गठन और उसके विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया उसके बारे में वर्णन किया गया है। उसी प्रकार से संसद की जो केंद्र की जो कार्यपालिका उसके लिए आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 63 तक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उनकी शक्तियां, निर्वाचन प्रक्रिया, उनके बारे में वर्णन किया गया है। उसी प्रकार से जो राज्य की जो इकाइयां हैं उसके लिए प्रावधान किए गए हैं। न्यायपालिका के लिए आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के लिए प्रावधान किए गए हैं। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ पर जितने भी जो विधि, कानून, अधिकार जो मिले हैं वो प्रत्येक जो इकाई है या संघ है उसको संविधान द्वारा दिए गए हैं, और कोई भी जो इकाई या जो संघ है वो संविधान से परे होकर के नहीं काम कर सकता, वो संविधान की दायरे में रहकर काम करता है। इसका मतलब है कि संविधान की सर्वोच्चता का पालन किया गया है।
फिर यह है कि लिखित संविधान है, तो आप जानते हो कि भारतीय संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। 395 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियां हैं, अनेक अवशिष्ट है, परिशिष्ट हैं और विभिन्न प्रकार के संविधान संशोधन किए गए हैं, चीज जोड़ी गई है, घटाई गई है। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान लिखित संविधान है, जिसमें राज्य और केंद्र इन दोनों के लिए अलग अलग संविधानों का वर्णन किया गया है, विधायिका का वर्णन किया गया है, कार्यपालिका का वर्णन किया गया है, उनके बीच में शक्ति विभाजन किया गया है, वित्तीय विषयों का बंटवारा किया गया है, टैक्सेज सब चीज़ों का वर्णन और प्रावधान किया गया है। इसका मतलब है कि भारतीय संविधान अगर लिखित संविधान जिसको कहा जाए तो उसमें अपने आप में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखता है और उसमें प्रत्येक केंद्र, राज्य, इकाइयाँ और विभिन्न प्रकार के संवैधानिक प्रावधान, विभिन्न प्रकार के संवैधानिक इकाइयाँ, संविधान निकाय, इस प्रकार से शासकीय निकाय, संवैधानिक निकाय या वैधानिक निकाय या विधायी निकाय, जो भी आप बनाते हो उन सब के लिए प्रावधान किया गया है। तो इतना इस प्रकार से लिखित विस्तृत वर्णन संविधान इसमें किया गया है ताकि किसी भी इकाई और राज्यों के बीच में किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं हो, उन दोनों के बीच में किसी प्रकार का विवाद नहीं हो। इस प्रकार का वर्णन भारतीय संविधान में लिखित संविधान किया गया है। ये संघात्मक संविधान के लिए एक आवश्यक शर्त है। वो ये बताती है कि ताकि इकाइयों और केंद्र के बीच में किसी प्रकार का डिस्प्यूट नहीं हो। फिर आगे बात है कि संविधान की अपरिवर्तनशीलता या कठोरता, तो भारतीय संविधानों का दोनों का समन्वय किया गया है। कठोरता लाने का पीछे कारण भी यही था कि जहां भारतीय संघ की जब बात की जाए या भारतीय संघ की जब बात हो तो उसमें इतनी कठोरता हो कि केंद्र चाहे तो भी राज्यों का हक नहीं मार सके और राज्य इकाइयां मनमाना व्यवहार न कर सके। इसलिए आर्टिकल 368 में जब जो कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करता है, उस संविधान संशोधन की प्रक्रिया में 3 प्रकार की प्रक्रिया रखी गई है। एक तो वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जिसमें साधारण बहुमत से कहते कि विधेयकों का उन परिवर्तन हो जाता है, जैसे धन विधेयक है या अविश्वास प्रस्ताव है या राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को हटाना है। इस प्रकार के जो प्रावधान है जो सामान्य के हैं वो साधारण बहुमत से, संसद के साधारण बहुमत से, मतलब 50% से अधिक सदस्य अगर वोट देने वाले हो तो परिवर्तन हो जाता है और संविधान संशोधन हो जाता है। साथ ही संसद के विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत का मतलब 2/3 मत में, स्पष्ट बहुमत से कहते हैं कि स्पष्ट बहुमत से यह है कि संविधान के अधिकांश जो प्रावधान है वो साधारण बहुमत से नहीं होते हैं बल्कि स्पष्ट बहुमत से होते हैं, 2/3 बहुमत से, 2/3 मेजोरिटी से होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय संविधान की जो कठोरता दी गई है वो कठोरता दी गई है कि विशिष्ट बहुमत एवं आधे राज्यों के विधायकों विधानसभाओं से पारित होने के बाद में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये संघात्मक ढांचे का संरक्षण है और उसमें यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया हो या संघ की कार्यपालिका के बारे में प्रावधान हो या राज्य और केंद्र के बीच में शक्ति विभाजन के बारे में हो या उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान हो या ऐसे जिनसे संघात्मक शासन को हानि पहुंचने की संभावना हो, ऐसे में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार से रहेगी कि संविधान में या संसद में उपस्थित 2/3 बहुमत एवं आधे राज्यों के विधानसभाओं से पारित होने के बाद में ही उसको राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा, वो पारित माना जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि भारतीय संविधान जो है वो कठोर संविधान है और इस कठोर संविधान का प्रावधान करने का पीछे यही उद्देश्य था कि जिस संघात्मक शासन को हम लेकर चले हैं वो बना रहे। फिर सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि क्या भारतीय संघात्मक शासन की सुरक्षा की गई है, तो निश्चित रूप से की गई है कि यहाँ पर हमारे स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायपालिका रखी गई है कि आर्टिकल 131, 135, 145 उनमें प्रावधान दिया गया है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय को ये आभास हो जाता है कि संसद द्वारा विधि या राज्य द्वारा पारित विधि या विधेयक वो संविधान की भावना के अनुकूल नहीं है तो वो उनको अविधि मान्य घोषित कर सकते हैं, वो उनको अवैधानिक घोषित कर सकते हैं। अगर विवाद की स्थिति आ जाए दोनों के बीच में तो आर्टिकल 131 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय उन विवादों का निस्तारण करेगा। इसका तात्पर्य यह है कि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका या सर्वोच्च न्यायपालिका की स्थापना की गई है ताकि जब ये लगे कि संविधान का अतिक्रमण हो रहा है या संवैधानिक प्रावधानों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है तो उसकी रक्षा की जा सके और संघात्मक ढांचे को बचाया जा सके। फिर एक और महत्वपूर्ण जिसमें इकाई आती है या तत्व आता है वो यह कि केंद्र और जो इकाई सरकार है उनकी अपनी सार्वभौमिकता हो
ऐसा ना हो कि जो प्रांतीय जो इकाइयां हैं उसको केंद्र सरकार अपने अधीन समझे, अपने पराधीन समझ के उसको आदेश निर्देश दे। तो भारतीय संविधान में इस प्रकार का वर्णन किया गया है या इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि केंद्र और राज्य दोनों अपने अपने उनको अपने अपने अधिकार में, अपने अपने क्षेत्राधिकार में विधेय विषय दिए गए हैं। उनको टैक्सेस लगाने के अधिकार और कलेक्शन करने के अधिकार दिए गए हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतीय जो संविधान है उसमें केंद्र और इकाइयों की सार्वभौमिकता का पालन किया गया, उसको सार्वभौमिकता का अधिकार दिया गया है। तो इनको देख करके हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान जो है वो संघात्मक शासन वाला देश है, संविधान है। वो इस प्रकार की प्रणाली स्थापित करता है जो एक संघात्मक शासन के लिए आवश्यक है और उसकी स्थापना करता है। लेकिन फिर भी एक बात आती है कि भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 61, जो आर्टिकल पहला ही आर्टिकल है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहाँ पर कहीं भी फेडरल शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। तो मित्रों, ये बात स्वाभाविक रूप से आती है कि क्या ये विवेचना या ये डिबेट होना स्वाभाविक रूप से आती है कि भारतीय संविधान में संघीय संविधान या संघीय शब्द का वर्णन नहीं किया गया है, फेडरल शब्द का उपयोग नहीं किया गया, परिसंघीय संविधान का या परिसंघीय शब्द का वर्णन नहीं किया गया है, बल्कि उसको संघ कहा गया है, यूनियन कहा गया है। इसका तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं भारतीय संविधान के निर्माणकर्ताओं के दिमाग में थी कि इस देश में संघात्मक शासन तो लगाया जा सकता है, लेकिन उसको बनाए रखने के लिए उसको पुनः जो ब्रिटिश शासन और जो संविधान है जिसमें एकात्मकता का गुण है, उसको कहीं ना कहीं उसका प्रभाव यहाँ पर दृष्टिगोचर होता है। अब हम बात करेंगे कि साहब भारतीय जो संविधान है, इस संविधान में बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो ये तय करते हैं कि साहब भारतीय जो संविधान है या शासन प्रणाली है उसमें संघात्मक शासन के लक्षण तो हैं, लेकिन साथ में एकात्मक शासन के लक्षण भी है। और इसी कारण से, इन्हीं कारणों से भारतीय संविधान में फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। कनाडा जिस बात के लिए प्रमुख राष्ट्र है, वहाँ पर क्या है कि फेडरल सिस्टम नहीं है, वहाँ पर भी यूनियन सिस्टम है। इसका तात्पर्य यह है कि इकाइयाँ और केंद्र इनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जहाँ जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में राज्य और इकाइयों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। राज्य जब चाहे उस संघ से अलग हो सकता है। अमेरिका में ये प्रावधान है, लेकिन भारत और कनाडा में प्रावधान नहीं है। इकाइयां अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से संघ को नहीं छोड़ सकती, उसका त्याग नहीं कर सकती। इसका तात्पर्य है कि वी आर यूनियन, वी आर नॉट फेडरल। दूसरी बात कि जो इकाइयां हैं उस इकाइयों पर केंद्र का नियंत्रण कैसे हो या एकात्मक शासन की स्थापना कैसे हो। तो इसके लिए प्रावधान ये किया गया कि आर्टिकल 153, हाँ आई थिंक, राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका तात्पर्य है कि इकाई राज्य के अध्यक्ष, इकाई के शासना अध्यक्ष की नियुक्ति या राज्य अध्यक्ष की नियुक्ति संघ के राज्य अध्यक्ष या शासना अध्यक्ष द्वारा की जाती है। इसका मतलब है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कहने का तात्पर्य है कि राज्य अपने आप को इतना अधिक स्वतंत्र ना समझे कि वो अपने राज्य अध्यक्ष या शासना अध्यक्ष की स्वयं नियुक्ति करे, बल्कि इसके लिए संघ बनाया गया है और संघ नियुक्ति करता है। तो ये स्वाभाविक रूप से आता है कि राज्य जो हैं वो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, उस पर संघ का अधिकार है। वो राज्यपाल के रूप में वो प्रकट करता है, उसकी नियुक्ति के रूप में प्रकट करता है। फिर जो राज्यपाल है वो संघ का प्रतिनिधि होने का दायवा करता है। वो राज्य का प्रमुख नहीं होता, बल्कि वो कहता है कि साहब मैं तो संघ द्वारा नियुक्त व्यक्ति हूं। तो ऐसी स्थिति में वो आर्टिकल 201 जो राष्ट्रपति की विचारात या उसकी अनुमति के लिए सुरक्षित रखता है, या 356 की जब कार्रवाई करनी हो तो राष्ट्रपति को सूचना भेजता है, उसको रिपोर्ट पेश करता है, या जब भी केंद्र को कहते कि अनुदेश निर्देश देता है तो वो उनका पालन करता है।
इसका मतलब है कि राज्यपाल जो है वो राज्य या राज्य की जो इकाइयां हैं उसकी इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहा, बोला केंद्र के इंटरेस्ट में काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बात आती है कि जो संघात्मक शासन या संघात्मक ढांचे पे चोट है। दूसरी और प्रावधान ये किया गया है कि आर्टिकल 249 में राज्यसभा इस बात का प्रावधान कर दिया, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाना आवश्यक है या बनाया जाना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में संसद उस पर कानून बना सकती है। इसका मतलब है कि राज्यसभा, वैसे तो राज्यसभा के जो मेंबरान है वो राज्य की विधानसभाओं के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन केंद्र को ये लगे या केंद्र में जिस दल का बहुमत हो और राज्यसभा में उसका बहुमत हो, तो ऐसी परिस्थितियों में केंद्र को शक्तियों का राज्य सूची से निष्कासन करके संघ सूची की तरफ या संसद को दिया जा सकता है। तीसरा यह है कि आर्टिकल 3 जो कि 5 अगस्त 1919 का इसका प्रमुख रूप से इसका कहते हैं कि हमको आभास भी हुआ और ये देखने को मिला कि केंद्र ने 70 साल से चली आ रही जम्मू कश्मीर और लद्दाख की समस्या को झटके में खत्म कर दिया। आर्टिकल 3 यह प्रावधान करता है कि संसद या संघ चाहे तो राज्य के क्षेत्र, उसके नाम और उसके राज्य में, उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है, उसके टुकड़े कर सकता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिला एक नया राज्य बना सकता है। और ऐसा ही किया कि जहां पर जम्मू कश्मीर एंड कश्मीर जो उसमें अलग संविधान का प्रावधान था उसको हटाते हुए धारा 370 को खत्म करते हुए संघ ने अनुच्छेद 3 का उपयोग करते हुए उसके 2 हिस्से कर दिए और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो आप कल्पना कर सकते हो कि जिस सार्वभौमिकता का दावा इकाइयों द्वारा या राज्यों द्वारा किया जाता है वो भारतीय संघ में या भारतीय संविधान में उसका प्रावधान है तो सही, लेकिन वो दावा नहीं कर सकते। संघ जब चाहे उसके राज्य में परिवर्तन, उसके राज्य के टुकड़े कर सकता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिला करके उसका प्रावधान कर सकता है। जिस प्रकार से आर्टिकल 3 जो है वो संविधान को या संघ की जो संसद है उस प्रकार को उसको शक्ति देता है। फिर आपातकाल के जो उपबंध हैं, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। आर्टिकल 352 कहता है कि सब संघ या राष्ट्रपति को ये आभास हो जाए कि देश की एकता अखंडता को खतरा है, सशस्त्र विद्रोह होने की संभावना है, तो ऐसे में वो आपातकाल लगा सकता है और विभिन्न प्रकार की शक्तियों को या राज्य के बीच में जो शक्तियां बंटवारा उसको खत्म कर सकता है और सारी शक्तियां केंद्र ग्रहण कर सकता है, राष्ट्रपति ग्रहण कर सकता है। इसी प्रकार से आर्टिकल 356 ये कहता है कि जब राज्य में इस प्रकार का प्रावधान हो जाए कि नियमानुसार या संविधान के अनुसार राज्य सरकार नहीं चल पा रही है या राज्य की एकता अखंडता को खतरा है या राज्य में आतंक या राज्य में विभिन्न प्रकार की व्यवस्था हो गई है कि राज्य इकाइयों को, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए, तो 356 के द्वारा संघ सरकार उसको राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकती है। उसके बाद विधानसभा को भंग कर सकती है, निलंबित कर सकती है, राष्ट्रीय शासन लगाया जा सकता है। आर्टिकल 360 ये जो अभी प्रावधान है इसका कुछ प्रभाव वर्तमान में भारतीय संघ या राज्यों में देखा जा सकता है कि वित्तीय आपातकाल को न लगाते हुए भी घोषणा की गई है। कर्मचारियों उनके बीच में कहते हैं कि उनके कर्मचारियों के वेतन भत्तों से कटौती की जा रही है, उनके वेतन भत्तों को फ्रीज किया जा रहा है और साथ में कहते हैं कि जो विधायक और जो सांसद हैं उनकी वेतन भत्तों से कटौती की जा रही है। तो अघोषित वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 के द्वारा जो लगता है उसका आभास हमको भी वर्तमान में हो सकता है। तो ऐसे में देखा जाए तो कहते हैं कि केंद्र और राज्य जो हैं वो अपने आप में एक इकाई के रूप में काम करते हैं, अलग अलग रूप से काम नहीं करते हैं। तो इन आर्टिकलों के अलावा अनुच्छेद 350, 352, 353, 355 में प्रावधान है कि संघ जो है वो चाहे तो राज्य को निर्देश दे सकता है और राज्यों को न चाहते हुए भी अपनी शासन शक्तियों, प्रशासनिक इकाइयों और प्रशासनिक संगठनों का उपयोग केंद्र की इच्छा अनुसार करना होगा। आर्टिकल 268 के अनुसार केंद्र राज्यों के बीच में वित्तीय स्रोतों का बंटवारा किया गया है। उसमें कहते विभिन्न प्रकार के स्रोत रखेंगे हैं। अधिकांश जो वित्तीय स्रोत है वो केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं, केंद्र द्वारा उगाए जाते हैं, केंद्र द्वारा उनका उपयोग किया जाता है। साथ में दूसरे प्रकार के हैं जो केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं, केंद्र द्वारा उगाए जाते हैं और राज्य और केंद्र के बीच में बंटवारा होता है, जैसे इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, इनके
इसी प्रकार से केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं, केंद्र द्वारा उगाए जाते हैं, लेकिन राज्यों को दिए जाते हैं। चौथे स्थान पे आता है कि राज्य द्वारा टैक्सेस लगाए जाएंगे, राज्य द्वारा उगाए जाएंगे, राज्य द्वारा उपयोग किए जाएंगे, जिसमें भूमि कर और कुछ छोटे मोटे टैक्सेस होते हैं, पार्किंग टैक्स प्रकार के टैक्सेस होते हैं। तो अधिकांश हिस्सा जो वित्तीय स्रोतों का है वो केंद्र के पक्ष में है। और पिछले दिनों जो भारत की अर्थ मंत्री है उन्होंने कहा कि राज्यों को अगर जीएसटी में अपना हिस्सा चाहिए तो राज्यों की, क्योंकि केंद्र की हालत खराब है इसलिए वो उनको लोन दे सकती है, उसको इससे को रोका जा रहा है। जबकि ये कहा गया था कि जीएसटी से होने वाले घाटे की भरपाई केंद्र द्वारा की जाएगी। अब वो जीएसटी में जो होने वाला जो नुकसान है उसकी भरपाई है वो केंद्र द्वारा नहीं की जा रही है, बल्कि उसके द्वारा लोन दिए जाने की बात की जा रही है। इसका मतलब है कि केंद्र राज्यों से अधिक वित्तीय स्रोतों के रूप में शक्तिशाली है, उनका उपयोग करता है, उनको इकट्ठा करता है और राज्यों को अपनी इच्छा अनुसार बंटवारा करता है। इसका मतलब है कि राज्य केंद्र की वित्तीय स्रोतों की दया पर निर्भर है। फिर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, संसद को दी गई है कि जो शक्तियों जिनको नोटिफाइड नहीं किया गया है वो सारी की सारी शक्तियां कहते हैं कि उनको द्वारा दी गई है, जो संसद उस पर कानून बनाएगी। इसका तात्पर्य है कि भारतीय संविधान और शासन प्रणाली दिखने में संघात्मक है, लगने में संघात्मक है, प्रक्रिया रूप में संघात्मक है, दिखती संघात्मक है, होती भी संघात्मक है। राज्य इकाइयाँ अपने स्वतंत्र डोमेन में काम करती है, उनका कोई दखलंदाजी नहीं है केंद्र की। बावजूद इसके हम कहीं न कहीं एकात्मक शासन की धारणा भी रखते हैं और ये भारत की जो संविधान निर्माता था ये पहले से उनको आभास था कि अगर देश में विभिन्न प्रकार की ऐसी स्थितियां पैदा हो जाए कि संघ को खतरा हो और संघ के लिए परेशानी हो जाए तो संघ को मिटा करके एकात्मक शासन स्थापित किया जाए, चाहे वो आर्टिकल 352 लगाया जाए, 356 लगाया जाए, 360 लगाया जाए, तो आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा अपना उसका उपयोग किया जाए, या आर्टिकल 131 के द्वारा संविधान उनके बीच सर्वोच्च न्यायालय जो उनके बीच में मुद्दों का बंटवारा करे या मुद्दों को डिस्प्यूट को डिजॉल्व करें। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय है वो हमेशा केंद्र की भाषा बोलता है, राज्य की भाषा नहीं बोलता है। इसलिए हम संघात्मक शासन के लक्षण होते हुए भी एकात्मक शासन धारण किए हुए हैं और कहीं न कहीं भारतीय लोकतंत्र के लिए उसके इतने लंबे समय तक एक अच्छे लोकतंत्र और विस्तृत लोकतंत्र को बने रहने के लिए पीछे भी कारण यह है कि हमारे यहाँ पर संघात्मक शासन होने के बावजूद एकात्मक शासन लगाया जा सकता है और वो कहीं न कहीं काम करता है, वो अपने धारणा को कहीं न कहीं उसको बलवती बनाता है। तो विद्यार्थियों मेरा ये कहना है कि अगर हम वैधानिक रूप से देखें तो भारतीय संविधान और शासन संघात्मक है, लेकिन अगर हम ये देखें कि वो जिस प्रक्रियाओं और जिस प्रकार के कार्यशैली का उपयोग करता है वो एकात्मक शासन की धारणा भी रखता है। तो भारतीय शासन वैधानिक रूप से संघात्मक है और कार्य रूप से एकात्मक है। मैं सोचता हूँ कि आप संघात्मक और एकात्मक के जो दृष्टिकोण है उसको आप बेहतर समझ पाए होंगे और आगे व्याख्यानों में हम भारतीय संविधान के बारे में और विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।